हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। तो जो भी बच्चे वीडियो पे आए हैं वो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। और वीडियो को साथ साथ देखना है और एक पेन एक कॉपी लेकर उसका जो भी मैं नोट्स बताऊंगा, कुछ इससे एडिशनल बातें बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। और जो मैं लिखूंगा उसको आप लिख सकते हैं। इससे आपका नोट्स तैयार होगा और जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन जब करने का मन करेगा कर लीजिएगा। और तैयारी का सबसे एक सटीक तरीका है प्रीवियस ईयर को लगाना, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का सेट है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा? अगर हवा ध्वनि मतलब साउंड, हवा जो है ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रहा हो, मतलब मान लीजिए ये हवा है और ये आपका ध्वनि है। हवा इधर बह रहा है और ध्वनि इधर संरचना कर रहा है। हवा इधर संरचना कर रहा है इस और ये ध्वनि इधर संरचना कर रहा है और हवा इस तरफ संरचना कर रहा है, ठीक है। मतलब संरचना मतलब बह रहा है, ठीक है। दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है, बह रही है। तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो पूछ रहा है कि इसका स्पीड में, स्पीड मतलब वेग, इसका वेग में क्या होगा? तो देखिए इसका वेग में क्या होगा, तो हवा इधर से चल रहा है, ध्वनि इधर से चल रहा है, तो सीधा दिख रहा है कि वेग में क्या होगा, ध्वनि का जो वेग है, स्पीड है, वो क्या करेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? तो देखिए ध्वनि को बहने, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्वनि को संरचना करने के लिए, मतलब ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ध्वनि को बहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है किसकी? एक माध्यम की, ठीक ना। तो वो माध्यम कौन होगा? वो माध्यम हवा ही तो होगा ना। ध्वनि किस में जाएगा? जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारा आवाज़ ध्वनि निकलता है, तो वो किसको माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करता है? हवा का। लेकिन हवा ही उल्टा दिशा में बहे और ध्वनि आप इधर से बोल रहे हैं, तो उसका ज़्यादा दूर तक क्या इस आदमी को सुनाई पड़ेगा? मान लीजिए आप, ये आदमी यहाँ, आप यहाँ से कुछ बोले, स्पीक किए, तो ये जो ध्वनि है, हवा इधर से बाहर है, आप इधर से बोल रहे हैं, तो यहाँ पहुँचने में क्या होगा कि हवा इसको उड़ा के ध्वनि को इधर ले चल जाएगा। तो थोड़ा सा क्या करेगा, स्पीड जो है ध्वनि का स्पीड क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हमेशा याद रखना कि ध्वनि को संरचना करने के लिए एक ज़रूरत पड़ती है किसकी? एक माध्यम की। वो माध्यम हवा होता है, ठीक है। तो ध्वनि हमेशा बहता है किसके माध्यम से? एक माध्यम की ज़रूरत होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा मतलब जो कचरा कारखाने से निकलता है, जो कचरा क्या होता है? कारखाने से निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक कचरा कहते हैं। वो कारखाना बहुत चीज़ का, जैसे जैसे चमड़ा उद्योग का हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कागज उद्योग का हो सकता है। तीसरा क्या है? वस्त्र या रसायन, वस्त्र या रसायन
उद्योग का हो सकता है। तो ये सबसे जो भी कचरा निकलता है, ये सबसे जो भी कचरा बाहर निकलता है वो सब कहाँ छोड़ दिया जाता है? पानी में, समुंदर मतलब उसके पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा पानी क्या होगा, गंदा तो होगा ही। तो उससे गंदा होगा तो जल प्रदूषण होगा। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया, डी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? एकल झिल्ली मतलब मतलब सिंगल सेल से, ठीक है ना। तो कौन सेल वाल से मतलब घिरा हुआ है झिल्ली? तो ये कौन सिंगल से घिरा होता है? लाइजोजोम। किससे कौन घिरा होता है एकल झिल्ली से? लाइजोजोम। ठीक है, और लाइजोजोम के बारे में थोड़ा और कुछ बातें जान लेते हैं कि लाइजोजोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। देखिए, मैं हर बात तो अगर लिखने के प्रयास करूँगा ही, और ध्यान से सुनिएगा तो आपको ज़्यादा आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो लाइजोजोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और कुछ बातें याद रखते हैं कि, और लाइजोजोम क्या होता है हमारा? एकल झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, ये दो बातें याद रखिए। मान लीजिए इस बार का एग्जाम में पूछ दिया कि एकल झिल्ली किसको कहते थे? लाइजोजोम को कहते हैं। और आपका एग्जाम में मान ले पूछ लीजिए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो भी उत्तर क्या होगा? लाइजोजोम होगा। इसलिए इससे जो कुछ जुड़ा हुआ बातें हैं जो प्रीवियस ईयर से और पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसको मैं यहाँ पर कंक्लूड कर दे रहा हूँ, साथ कर रहा हूँ कि आपको साइंस पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए, इस तीनों के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, लाइजोजोम तो एक झिल्ली से घिरा होता है। तो हमारा ये जो क्लोरोप्लास्ट है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस है, ये सब कितने झिल्ली पाया जाता है? इसमें कितना झिल्ली होता है? तो ये लोग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये सब किससे घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? ठीक है, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? जैविक खाद का मतलब धान के उपज में। जैविक खाद का मतलब यहाँ पर क्या है? धान की उपज में। जैविक खाद का मतलब हो गया धान के उपज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए, अजोला का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अजोला का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अजोला में जो होता है 25 से 30% क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ओजोला धान की उपज मतलब धान की उपज में या जैविक खाद में किसका प्रयोग किया जाता है? अजोला का, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है 25 से 30% पाई जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग एक पशु आहार के रूप में भी किया जाता है। अजोला का जो प्रयोग है किस में किया जाता है? पशु आहार में भी किया जाता है। ठीक है, पशु आहार में कहा जाता है। अजोला है क्या, ये भी समझ लेते हैं। अजोला जो है अजोला है क्या? तो अजोला जो है पानी पर तैरने वाला एक फर्न है। पानी पर तैरने वाला एक फर्न है। अजोला क्या है? पानी पर तैरने वाला फर्न होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप एक जो भी क्वेश्चन है उसको मैं डिटेल में इसलिए बयां करूंगा कि आपका अगला जो एग्ज़ाम है 2024 में, हो सकता है इसी बेस पे
इससे जुड़ा हुआ पूछ दे आपसे, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। घबराइए मत कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा है तो नहीं। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल में करवाते हैं ना आपको, तो डिटेल में करवाते तो आपके लिए ही ज़रूरी है। और इस सब का नोट्स बनाइए, मेरा जो बात मैं बोलता हूँ उसको पूरा सुनिए और कॉपी में लिखने के प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोहरा निषेचन विशिष्ट है। दोहरा निषेचन विशिष्ट कौन है इसमें से, बताइए। इसमें आपका दोहरा निषेचन विशिष्ट है एंजियोस्पर्म। कौन है? एंजियोस्पर्म क्या होता है? दोहरा निषेचन स्पेस होता है, जिसके परिमाण स्वरूप दो संरचनाएं युग्मनज और भ्रूणपोष बनते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, तत्व की परमाणु संख्या होती है, क्या होती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या वो होती है प्रोटॉन की संख्या होती है। कोई भी तत्व ले लीजिए, मान लीजिए, और उसका क्या है परमाणु संख्या जो होता है वो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है? वो प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जो होता है, एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, अच्छा, इसको परमाणु संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? ये सभी बातें ध्यान रखना है। किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के लिए गुरुत्व त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु लीजिए, उसका गुरुत्व त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। क्या चीज़ से स्वतंत्र होता है? तो गुरुत्व त्वरण जो है इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? छोटी स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी एम और आर स्क्वायर। यहाँ पर अर्थ का मास है और ये अर्थ का रेडियस है। ठीक है ना, पृथ्वी का। तो जी देखिए किससे, मतलब जी जो है देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? अर्थ के मास पर है। और आर जो है यहाँ पर जी जो है आपका रेडियस, मतलब आर ई पे डिपेंड करता है, मतलब अर्थ के रेडियस पर। ठीक है, मतलब पृथ्वी के व्यास पर, व्यास त्रिज्या पर निर्भर करता है और पृथ्वी के मास पर निर्भर करता है कौन? आपका गुरुत्व त्वरण। तो किससे ये स्वतंत्र होता है, किस पे ये डिपेंड नहीं होता है? ये आपसे पूछा, किस पे ये डिपेंड नहीं होता है? तो वस्तु के किसके करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र, मतलब वस्तु का इस पे, वस्तु का जो मास होता है, ठीक है, वस्तु का जो मास होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक ना, उस पर निर्भर नहीं करता, ये वस्तु के मास पे निर्भर नहीं करता है। वस्तु की ऊंचाई से नहीं, यहाँ कुछ ये फॉर्मूला पे देखिए कहीं भी ऊंचाई का बात है, वस्तु का नहीं। वस्तु के अक्षांश पे नहीं, पृथ्वी की सतह से गहराई पर नहीं। तो किससे स्वतंत्र होता है? वस्तु के द्रव्यमान से। किस पे डिपेंड करता है? तो पृथ्वी के मास पे डिपेंड करता है और पृथ्वी के त्रिज्या मतलब रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, बताइए। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम हैं? तो आप सबको पता है कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो हैं। वो कौन कौन है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो ये है कि मान लीजिए कोई समतल सरफेस है, उस पर एक ये लंबा आया, एक यहाँ रिफ्लेक्ट होकर चला गया इधर, और एक हमारा ये पड़ा नॉर्मल, ये कोई बिंदु। तो हम क्या बोलते हैं, ये एक आई एक आर, ये इस वाले रे को क्या बोलते हैं? इधर वाले को, इसको आप बोलते हो आपतित किरण। इसको क्या बोलते हो?
परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, यहाँ पर वाले बिंदु को बोलते हैं आप आपतन बिंदु। और यहाँ जो है ये वाला जो है डॉट डॉट वाला लाइन, इसको क्या बोलते हो, अभिलंब। एक तो ये नियम कहता है कि जो भी आपतित किरण है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपतित किरण किसी एक समतल सरफेस पे पड़ता है, ये कैसा है, समतल क्षेत्र, उस पर अगर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है किसी एक बिंदु से, ठीक है। जो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कौन सा किरण कहता है, परावर्तित किरण कहलाता है। और इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, आवर्तित कोण और परावर्तित कोण, वो एक तो ये नियम, दूसरा हो गया कि आवर्तित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के, आवर्तित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। और ये सब ये जो सरफेस पे गिरता है, ये सभी क्या होता है, एक लाइन पे होता है, यही ना नियम कहता है। तो आपके कितने नियम हो गए, 2 नियम हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक फर्श बना लेते हैं, ठीक है। अब बोला 8 मीटर लंबा, लंबाई यहाँ से होगा ये 8 मीटर, 6 मीटर चौड़ा, तो यहाँ से यहाँ होगा 6 मीटर चौड़ा। एक चींटी इसके एक कोने से विकलन समूह द्वारा कोण पर सम्मुख दूसरे कोण तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। तो मान लीजिए ये चींटी यहाँ पर है, यहाँ पर कौन है आपका, चींटी, वो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, इस कोण तक जाना चाहता है, यहाँ से यहाँ वो क्या करना चाहता है, विस्थापन करना चाहता है। तो यहाँ हो गया विस्थापन, ठीक है, ये हो गया विस्थापन करना चाहता है। तो बताइए कि वो कितना, ये जो लंबाई है कितना तय करेगा वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे बनाएं बगल से, तो यहाँ पर है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर चींटी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपको वैल्यू निकालना है, और इसका मतलब है 6 मीटर दिया हुआ, ये 8 मीटर दिया हुआ। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया। तो हम हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, p² प्लस b²। तो h बराबर क्या होगा, p क्या हो गया, ये मान लीजिए 6, तो 36 प्लस b कितना हो गया 8, 64, जोड़ देंगे 100। और h का जब रूट भागेगा तो रूट इधर आएगा, यहाँ से h रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर भागे तो रूट में कन्वर्ट होगा, और आएगा 10, तो मतलब 10 मीटर। तो चींटी को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना दूरी तय करना होगा, 10 मीटर का दूरी तय करना होगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी, कितनी थी, 63 थी। कितनी थी, 63 थी। अब इनके बारे में अगर कुछ बातें जानना आपको तो जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेंडलीव जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के थे, रूस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कितना तत्व को ज्ञात किया था, इन्होंने कितने तत्वों की खोज की थी, 63 तत्वों की खोज की थी। जिसमें से क्या था, तत्वों की खोज की थी, लेकिन यहाँ पर नोट है कि जिसमें से ये अक्रिय गैसों का इस समय क्या हुआ था, जब इन्होंने 63 तत्वों की खोज की थी तो उसमें अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हो पाया था, ये भी ध्यान रखना है। जिस समय मेंडलीव ने, जो रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों की खोज की थी 63, उस समय क्या हुआ था, अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था,
कि जब ये क्या बना रहे थे, आवर्त, तो जब ये आवर्त सारणी तैयार कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए क्या क्या था, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। तो जो अक्रिय गैस इस समय मेंडलीव के समय में खोज नहीं हुआ था, तो उनके लिए जब ये मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार किया था ना अपना, तो उस समय वो क्या कहते, उस अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, कि बाद में खोजा जाएगा तो वो वहाँ पर वो भरा जाएगा। और एक बात बताओ, अगर ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन, मतलब पूछ सकता है, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो किस आधार पर तैयार किया था। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सारणी इन्होंने तैयार किया था वो किस आधार पे किया था, तो ये आवर्त सारणी बनाए थे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाए थे इसने अपना आवर्त सारणी। ठीक है, इतनी बातें बहुत है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विभवांतर को क्या बोलते हो, पोटेंशियल वोल्टेज, इंग्लिश में बोलते हो पोटेंशियल वोल्टेज। तो इसको मापने के लिए, इसको पोटेंशियल वोल्टेज को मापने के लिए किसका यूज होता है, यूज करते हैं हम लोग, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। ऐसे तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले हैं, दो बच्चे हैं। तो देखिए, विभवांतर को मापने के लिए जो यंत्र का यूज होता है वो कौन सा होता है, यंत्र का यूज वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी राइट होगा। किसका यूज होता है, वोल्ट मीटर का यूज होता है। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, मैंने कल करवाया है। ठीक है, तो इसका होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट करोगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट करते हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्थाएं बताना है कितनी है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, 3। ये भी कल मैंने करवाया है। तो कौन कौन होते हैं, 3। ये 3 कौन कौन होते हैं, एक होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। तो 3 हो गया, तो आपका ऑप्शन कहाँ से यहाँ हो गया, ठोस द्रव गैस, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संक्रमण का अनुपात है। तो ये आपका है ऑप्शन ए, कौन है, 3:1। 3 और 1 किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है, 3 किसको दर्शाता है, तो ये लंबा पौधा को दर्शाता है, और 1 किसको दर्शाता है, 1 दिखाता है बौना पौधा को। ठीक है, तो आपको जो F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात है वो कितना होता है, 3:1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कच्छ और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास की संभावना है। तो आपका जो कच्छ और खंबात ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में, गुजरात राज्य में पड़ता है ना। तो यहाँ पर से पूछ रहा है कि किस प्रकार के ऊर्जा का विकास की संभावना है यहाँ पर
किस प्रकार की ऊर्जा मतलब एनर्जी, किस तरह का एनर्जी यहाँ से हमको मिल सकता है। तो यहाँ पर से हमको कौन सा एनर्जी मिल सकता है, ज्वारीय एनर्जी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समुद्र है। गुजरात किसके किनारे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे बसा है तो समुद्र में क्या होता है, लहर आता है ना, तो उसके तो ज्वारीय ऊर्जा का यहाँ से, तो समुद्र में क्या बनता है, ज्वार बनता है। तो उससे हम ज्वार ऊर्जा का यूज करके हम उससे क्या करते हैं, विद्युत बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं पूरा लिख आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से किस तरह के ऊर्जा हमको, किस तरह का ऊर्जा का विकास संभव है। तो यहाँ पर आपका ज्वारीय ऊर्जा का, यहाँ से कौन सा आपको ऊर्जा मिलेगा, ज्वारीय ऊर्जा का विकास का संभावना है। ज्वार ऊर्जा क्या होता है, ज्वार ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय। देखिए ध्यान से सुनिएगा, काहे कि पेन थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो आपको लिख लोगे, अपने से भी लिख सकते हो। तो जो ज्वारीय ऊर्जा होता है वो क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जो कभी समाप्त ना हो सके, उसी को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक ना, चलते हैं आगे। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है। तो ऑप्शन डी, हाइड्रोफाइटस में उत्पादन प्रदान करना। एनोक्राइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है, तो हाइड्रोफाइटस के उत्प्लावन प्रदान करना। नहीं समझ में आया तो चलिए इसका अर्थ बता देते हैं क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है जल में पाए जाने वाले पौधों को तैरने के लिए सहायक प्रदान करता है। ये क्या करता है, जो भी जल में पाए जाने वाले पौधों को तैरने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसका ये पूरा अर्थ हुआ। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है। पारा का मतलब क्या होता है, पारा का मतलब Hg से इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो पारा का जो अयस्क है वो क्या होता है, पारा का जो अयस्क है उसे कहते हैं, सीने बार। उसे क्या बोलते हैं, सीने बार कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। आपसे इससे रिलेटेड एक बात और जान लो कि जो पारा का परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 80। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे परमाणु संख्या पारा का, तो याद रखना कितना होता है, 80। आगे बढ़ते हैं। सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस मतलब जो भी जीवित वस्तु है, जैसे हम लोग मानव है, तो मानव जो है उसके लिए लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए, लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, श्वसन चाहिए, सांस लेना जरूरी है तभी जीवित है, पोषण चाहिए, खाना चाहिए, और क्या चाहिए, जनन भी करेंगे तब ना हमारा वंश बचेगा। तो ये तीनों चाहिए, तो इनमें से सभी हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे चलते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। जो विद्युत हीटर देखते हो, ऐसे देखते होगे घर में, कैसे देखते होगे, ये देखते हो ना, विद्युत हीटर इस तरह से शायद रहता है। ठीक ना, यहाँ कटा हुआ रहता है, यहाँ गोल बना रहता है, तो ये आपका विद्युत हीटर है। ये क्या आपका विद्युत हीटर। तो ये विद्युत हीटर इस तरह का होता है। तो इसमें ये जो तार लगा होता है, इस तरह से, तो ये तार किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना हुआ है आपका
नाइक्रोम का बना होता है। ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, तो नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम में क्या, किस खूबी के कारण ये नाइक्रोम का बना होता है? तो इसमें जो होता है ना, इसमें जो होता है करंट को रोकने के लिए जो प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। इसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता जो होता है, जो विद्युत धारा को रोकने के लिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा गुण क्या है इसका? गलनांक। इसका क्या होता है? गलनांक जो होता है बहुत अधिक। गलनांक क्या होता है? अधिक, मतलब अधिक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? अधिक उच्च होता है। मतलब देखिए, इससे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर सर्किट है, इसका तार जब सर्किट में जोड़ देते हैं, इसमें जो विद्युत धारा करंट जाता है, जो करंट जाता है, तो इसका क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। मतलब इसको क्या करता है, रोकता है, मतलब करंट को आसानी से बहने नहीं देता है। तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ को रोको तो वो जमा होता है, तो वो क्या होता है, ये धीरे धीरे लाल होने लगता है। लाल होता है तो इसका गलनांक मतलब क्या होता है, गलनांक मतलब होता है कि पिघल जाना। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होने पे भी ये तार क्या होता है, पिघल के टूटता नहीं, ब्रेक नहीं करता है। तो उसी को बोलते हैं गलनांक। मतलब ये बहुत सारा ऊष्मा पे भी ये नहीं पिघलता है, नहीं टूटता है। ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। मतलब बहुत ज़्यादा हीट को ये सह सकता है, जिस कारण से ये क्या होता है, बहुत हीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या निकलता है, आपका ऊष्मा निकलता है, जिसको आप क्या करते हो, खाना पकाने में या ठंड के मौसम में तापने में यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बाहर के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ये तो बच्चों को रटा होता है, कितना होता है, 1:8 होता है। ठीक है, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर के विचार से जल में, जल का H2O होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम की पोषण, मतलब जिसमें क्या होता है, मानव शरीर या कोई भी जीव भोजन अंदर लेता है और एंजाइम की उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्या, मांसपोषी बोलते हैं? नहीं। मृतपोषी? नहीं। परपोषी? नहीं। किसे क्या बोलते हैं, उसे होलोजोइक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड में विज्ञान से, तो मैंने उस प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन को आपको डिटेल में करवाने का प्रयास किया है। और आपसे बस एक निवेदन है कि आप अगर वीडियो देखते हो तो नोट्स बनाइए, साथ में जो भी मैं उसे एडिशनल बातें बताता हूँ उसका नोट्स बनाइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल तक हो जाएगी। ठीक है, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन का उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। और जो भी बच्चे सब्सक्राइब कर लिए उसको दिल से धन्यवाद, और जो नहीं किए वो कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको एक से एक कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर सारे विषय का कंटेंट का प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा सब्जेक्ट का, जिसमें अभी रीजनिंग के 45 सेट और रीजनिंग के 15 सेट और इंग्लिश के 15 सेट कंप्लीट हो गए। अब मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक करके अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा सेट लाऊंगा। ठीक है, जैसे मैथ का और सामाजिक विज्ञान का लाऊंगा। फिर मैं जब कंप्लीट करा दूंगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा, मतलब हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और तैयारी करते रहिए।